देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम देश ही नहीं दुनिया में लिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अर्थशास्त्र से लेकर एस्ट्रोनॉमी से लेकर रोबोटिक साइंस से लेकर बॉटनी से लेकर एनाटॉमी से लेकर संस्कृत में से लेकर हिंदी से लेकर फ्रेंच भाषा से लेकर जितना भी दुनिया का ज्ञान है वो एक व्यक्ति में है। तो उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का ज्ञान 25 दिसंबर को अपने मन की बात में बताया कि 2022 एक अद्भुत वर्ष था और बोला कि 2022 अद्भुत वर्ष था आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर। 2022 is a wonderful year as far as Indian economy is concerned. ये उनके शब्द थे। अब हम आज उनसे 7 मुद्दे उनको याद दिलाएंगे और 2022 के पुराने नहीं, नोटबंदी के नहीं याद दिलाएंगे, उनको तकलीफ होती है उससे। गलत तरीके से जीएसटी लगाने का याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी बहुत तकलीफ होती है। बिना तैयारी के तालाबंदी की, उसको भी याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी उन्हें बहुत तकलीफ होती है। 2022 के और सारे सरकारी आंकड़े, एक भी प्राइवेट आंकड़ा नहीं है। 2022 के आर्थिक इश्यूज के 7 बिंदु आपके सामने रखूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा कि ये वंडरफुल था 2022 या ड्रेडफुल था। Was 2022 a wonderful year for Indian economy or a dreadful year for the Indian economy? ये अद्भुत वर्ष था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए या ऐसा वर्ष था जिसको हम भूलना चाहेंगे, जिसको हम याद नहीं रखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और आज उसकी हकीकत, उसका पूरा लेखा जोखा लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ। जो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें भारत शामिल हो गया, पहले नंबर पे है अमेरिका जिसकी जीडीपी है 23 ट्रिलियन, चीन की 17.7 ट्रिलियन, जापान की 4.9 ट्रिलियन, जर्मनी की 4.2 ट्रिलियन और भारत की 3.2 ट्रिलियन डॉलर। पर प्रधानमंत्री जी, जीडीपी से कंपैरिजन नहीं होता। जीडीपी पर कैपिटा का कंपैरिजन कीजिए। जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, वहां की लगभग $70,000 है, चीन की $13,000, जापान की लगभग $39,000, जर्मनी की $50,000, भारत की मात्र $2,277 प्रति वर्ष। तो आप जब आपकी इच्छा होती, जब तो आप एब्सोल्यूट नंबर कंपेयर कर लेते हो, जब आपकी इच्छा होती जब पर कैपिटा कर लेते हो। अगर आपको एब्सोल्यूट नंबर ही करने थे तो भारत में कोरोना के कितना संक्रमण फैला, उस दिन तो आपने ये कंपेयर किया कि कितने प्रतिशत लोगों को कोरोना हुआ, भारत के कितने प्रतिशत लोग कोरोना के कारण मृत्यु हुई। जब अर्थव्यवस्थाओं का कंपैरिजन करते हैं तो मैं 2 आंकड़े आपके सामने बड़े सरल शब्दों में कर रखता हूं। एक परिवार है जिसमें 2 सदस्य है और 1 लाख रुपए कमाता है, तो प्रति व्यक्ति कितने कमाए? 50,000 रुपए। दूसरा परिवार है 1 लाख टोटल इनकम होती है परिवार की और 20 सदस्य है, प्रति व्यक्ति कितना इनकम हुई? 5,000। मोदी जी और मोदी जी के जो संक्रमण से संक्रमित लोग हैं, वो सब ये एब्सोल्यूट नंबर को आपके सामने रखते हैं। हमारी पर कैपिटा जीडीपी दुनिया के 194 देशों में 144वें नंबर पे है। एज फार एज पर कैपिटा जीडीपी इज कंसर्न, वी आर एट 144th पोजीशन आउट ऑफ 194 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी, ये अद्भुत है, ये वंडरफुल ईयर है। इज दिस वंडरफुल? इज दिस अद्भुत? आई थिंक इट इज ड्रेडफुल। मुझे लगता है हमें इसको भुलाना चाहिए। पर कैपिटा इनकम में दुनिया के 197 देशों में हमारी पोजीशन है वो 142वीं है। वी आर एट 142nd रैंक आउट ऑफ 197 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और पर कैपिटा जीडीपी का अंतर देखिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी, जहां सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी है, उससे हमारी पर कैपिटा जीडीपी 60 गुना कम है, 60 टाइम्स लेस। और हम यहां पे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न।
We are at 142nd position, 142nd position out of 197 in per capita income, and Prime Minister is saying it is a wonderful year. Point number 1. Point number 2. हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक आती है 107वीं और इसी वर्ष की 121 देशों में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अद्भुत वर्ष है, वंडरफुल ईयर है। सिर्फ एशिया में अफगानिस्तान हंगर इंडेक्स में हमारे से पीछे है, बाकी भले पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, उनकी हंगर इंडेक्स की रैंकिंग हमसे बेटर है। हमारी रैंक है 107 121 कंट्रीज में। अगर हम बांग्लादेश को देखें तो उसकी रैंक है 84, नेपाल को देखें तो उसकी रैंक है 81, श्रीलंका को देखें तो उसकी रैंक है 64, पाकिस्तान को देखें तो उसकी रैंक है 99। प्रधानमंत्री जी, वंडरफुल ईयर। और दुनिया में सबसे ज्यादा, और दिस इज वेरी रिलेवेंट फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट हमारी है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट का अर्थ कि कितने लोग, कितने बच्चे अपने उम्र और अपनी हाइट के हिसाब से कुपोषित है, कम वेट के हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट हमारी है। एशिया में अफगानिस्तान के अलावा जितने भी देश है उससे हमारी हंगर इंडेक्स में रैंक कमजोर है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वंडरफुल ईयर है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, एशिया के अंदर, पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, एशिया का जो बास्केट है, एशिया के बास्केट के अंदर हिंदुस्तान का रुपया 2022 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा। वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द एशियन बास्केट वाज इंडियन रुपी। और आपको जान के ताज्जुब होगा, एक साल में 2022 में रुपये का डेप्रिसिएशन 10% से ज्यादा हुआ। एक साल में रुपये की कीमत 10% से ज्यादा कम हो गई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर। दिस इज वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, प्रधानमंत्री जी एक पूरी टेबल बनाई है मैंने आपके लिए, पढ़िएगा। जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का, जब मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 चालू हुआ था, उस समय जीडीपी का क्या फोरकास्ट किया था और आज क्या फोरकास्ट किया है, क्या रिवाइज किया है। मैं उसका एक टेबल लेके आया हूं, आपके सामने वो टेबल रखूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जब वित्तीय वर्ष शुरू हुआ तो जीडीपी फोरकास्ट था 7.5%, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.8%। मोदी जी कह रहे हैं अद्भुत वर्ष है। वर्ल्ड बैंक ने 7.5 का जीडीपी फोरकास्ट कहा था, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.9%। आगे और रिवीजन होगा अभी तो। सिटी ग्रुप ने कहा था जीडीपी फोरकास्ट 8 रहेगा इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.7%। आईएमएफ ने कहा था 7.4% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.8%। फिच ने कहा था 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 7%। इंडिया रेटिंग ने कहा था 7% जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.9%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहेगी, उन्होंने रिवाइज कर दिया 7%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहेगी और उन्होंने रिवाइज कर दिया 7%। दुनिया की सारे बैंक, रेटिंग एजेंसीज, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ने देश का जीडीपी फोरकास्ट के जो पूर्वानुमान है उसको नीचे गिराया। मोदी जी कह रहे हैं ये वंडरफुल साल था। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, और ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर पॉइंट है। देश में आज, मैं आज की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में है 10% और एग्रीगेट है 8.6%। बेरोजगारी के दर का अर्थ क्या होता है कि कितने लोग रोजगार मांग रहे हैं और कितने लोग रोजगार में है। तो मैं ये कहता हूं कि 10% शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की दर है, अर्थात शहरों में अगर 100 लोग रोजगार युक्त है तो 10 लोगों के पास जो रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार नहीं है। ध्यान रहे 2011-12 में यूपीए के दौरान यह दर थी 2.2%।
मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े सारे, एक भी हमारा आंकड़ा नहीं, हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया's NSSO's data, 2.2% was unemployment rate in 2011-12, and as per CMIE, today when I am talking to you, the unemployment rate aggregate in India is 8.6%, and in urban areas it is 10%. पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड को मोदी जी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया. अब कब तक हम कोरोना का रोना रोते रहेंगे कि कोरोना की वजह से रोजगार चले जा रहा है? कब तक हम रूस यूक्रेन के पीछे छुप के अपनी नाकामियों को छिपाएंगे? 10% is the unemployment rate in urban India, and aggregate is 8.6%. And Modi ji is saying 2022 is a wonderful year. पूरा साल को वो वंडरफुल बता रहे. पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 6, पूरे साल, जितने साल में 11 महीनों का डाटा है मेरे पास, क्योंकि अभी 12वें महीने का डाटा जनवरी में आएगा, 11 महीनों में से 10 महीने जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो आरबीआई की जो अपर लिमिट थी 6%, उससे ज्यादा रहा. मोदी जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर रहा. पूरे साल 12 में से 11 महीनों में रिजर्व बैंक का अपर लिमिट का जोन है इन्फ्लेशन का. रिजर्व बैंक ने कहा ऑप्टिमल तो 4% होना चाहिए, मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 6% होना चाहिए. पूरे साल पिछले 11 में से 10 महीने ये रिजर्व बैंक के 6% का जो जोन है उससे पूरे साल ज्यादा रहा. मोदी जी कह रहे हैं कि ये अद्भुत साल था, वंडरफुल ईयर था. साल में 5 बार एक रिकॉर्ड बनाया. साल में, एक साल में 5 बार दूध के दाम बढ़ते हैं. आपने ये रिकॉर्ड, मैंने तो नहीं देखा था. और न्यू ईयर से पहले हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, मोदी जी का आज एक गिफ्ट हम सबको मिला है. 2 रुपए पर लीटर, द मिल्क प्राइसेस हैड गॉन अप. 2 रुपए प्रति लीटर से दूध के दाम आज से बढ़ गए. मोदी जी का ये अंतिम गिफ्ट है इस साल का. इन्फ्लेशन लगातार 6% से ज्यादा रहा. जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें 6.7% इन्फ्लेशन रहने का पूर्वानुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है. और मोदी जी कह रहे हैं ये वंडरफुल साल था. एक और आंकड़ा, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लास्ट टाइम मई 2022 में उसमें चेंज किया गया था, उस दिन से लेकर आज दिन तक भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है $32 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत कम हुई है. मई 2022 से लेके आज तक $32 प्रति बैरल. द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैड गॉन डाउन. और एक अनुमान है कि $1 प्रति बैरल अगर कच्चे तेल की कीमत गिरती है तो लगभग 40 से 45 पैसे पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत कम की जा सकती है. $1 अगर कम होती है तो 40 से 45 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती है. पिछले 200 से ज्यादा दिनों में $32 प्रति बैरल की कमी हुई, अर्थात ₹14.40 प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत मोदी जी बिना एक्साइज ड्यूटी को छेड़े कम कर सकते हैं, पर वो नहीं किया ताकि रिटेल इन्फ्लेशन 6.7% पर बना रहे. पिछले इस वर्ष के कई महीनों में तो 12% से भी ज्यादा, 7% से भी ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन रहा. तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो मोदी जी प्राइस बढ़ा देते हैं. क्रूड ऑयल प्राइसेस घटती है, $32 प्रति बैरल घटे, पर प्राइसेस कम नहीं किए गए. मोदी जी, इज दिस ए वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न? पॉइंट नंबर 6 और अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ट्रेड डेफिसिट्स और एक्सपोर्ट्स भारत के लगातार घट रहे हैं. एक्सपोर्ट्स हमारे लगातार घट रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है. मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 was wonderful year as far as कैलेंडर ईयर 2022 is concerned. अब मुझे ये बताइए मोदी जी, बेस्ड ऑन अबव 7 पॉइंट्स, जो मैंने एक एक पॉइंट का आंकड़ा दिया, consistent high inflation, consistent high unemployment, reduction of GDP forecast by every agency, it is
per capita GDP, we are at number 144th position out of 194 economies. In global hunger index, Pakistan is doing better than us. Bangladesh, Sri Lanka is doing better than us. Rupee is the worst performing currency as far as the Asian basket is concerned. और आप कह रहे हो हमारा 2022 वंडरफुल रहा. बताइए, अगर ये वंडरफुल है मोदी जी, तो आदेश कीजिए कि कहाँ खड़े होके तो थालियां बजानी है, और एक टांग पे खड़े होके ताली बजानी है, कि दोनों टांग पे खड़े होके थाली बजानी है, ताली बजानी है, बालकनी में जाएं कि छत पे जाएं, कहाँ खड़ा होके आपको शुभकामनाएं दें इस वंडरफुल ईयर के लिए. मोदी जी, मैं पूरी जिम्मेवारी से निर्मला जी से मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो अस्वस्थ भी है और उनके हाथ में भी कुछ नहीं है. उनको अस्वस्थता का भी, क्योंकि वो अभी अस्वस्थ हैं और उनके हाथ में भी कुछ नहीं, उनको कुछ पता भी नहीं कि क्या हो रहा है. ये 7 चीजें भी उनके लिए भी आश्चर्य होगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पर कैपिटा जीडीपी नामक भी कोई जंतु होता है. उनको नहीं पता कि महंगाई भी कोई चीज होती है. उनको नहीं पता कि हंगर इंडेक्स भी कोई चीज होती है. उनको नहीं पता कि रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन बास्केट की करेंसी रही 2022 में. उनको नहीं पता कि देश में व्यापक बेरोजगारी है. उनको नहीं पता कि दुनिया की सारी एजेंसीज भारत के जीडीपी फोरकास्ट को घटा रही. मैं मानता हूं उनको नहीं पता, पर मोदी जी, आप तो ब्रह्मा जी के बराबर आपका ज्ञान है. आपको सभी विषयों का, सभी वस्तुओं का आपको अद्भुत ज्ञान है. आप तो ये समझ ही रहे होंगे. अब ये 7 बिंदुओं को लेके मोदी जी, आपको लगता है इज 2022 ए वंडरफुल ईयर और ए ड्रेडफुल ईयर? हमें लगता है, हिंदुस्तान के लोगों को लगता है, हमें लगता है कि इट इज नॉट वंडरफुल, इट इज ए ड्रेडफुल ईयर. तो फ्रेंड्स, बिफोर आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू, आई विल ब्रीफ यू इन इंग्लिश and thereafter we will open the floor for Q&A. 2022 is not a wonderful but a dreadful year for the Indian economy, and I will give you 7 points on that. Point number 1, it is per capita GDP, not GDP, which is more relevant. Modi ji, you and your sympathizers are saying that India had become 5th largest economy. But the truth is that as far as per capita GDP is concerned, India's position is 144th out of 194 economies. As far as per capita income is concerned, as per IMF, our rank is 142nd out of 197 countries. Modi ji, why you are trying to befool us? We know that a family of 2 earning rupees 2 lakh and a family of 10 earning rupees 2 lakh, which family is more prosperous, everybody understands. Don't try to misguide us. Point number 1. Point number 2, in global hunger index, India's rank is 107 out of 121 countries in 2022. Our child wasting rate is 19.3, which is highest in the world. In Asia, Afghanistan with a rank of 109 is the only country behind us. Neighboring countries like Pakistan ranked 99, Bangladesh ranked 84, Nepal ranked 81, Sri Lanka ranked 64. All these countries have done better than us as far as global hunger index is concerned. And you are saying that 2022 is a wonderful year? Point number 3. The rupee is the worst performing currency amongst the Asian basket. In 2022, it turned out to be the worst year for the Indian rupee. The rupee depreciated more than 10% in 2022 and is right now near to 83 rupees a dollar. But still Prime Minister is saying that 2022 is a wonderful year. Point number 4. Reduction in GDP forecast of current financial year. Whether it is SBI, World Bank, Citigroup, IMF, Fitch, India Ratings, ADB, Reserve Bank of India, all had downgraded their growth forecast for the current financial year. And I will give you few data. At the start of this financial year, State Bank projected the growth rate as 7.5%. Right now they had revised it to 6.8%. At the beginning of this financial year, the Citigroup had projected the growth rate at 8%. Right now they had revised it to 6.7%.
At the beginning of the financial year, Fitch Rating had forecasted growth rate of 7.8%. Right now they had revised to 7%. I am giving you the table. No rating agency had moved the growth rates forecast in the upward side. All had downgraded the growth rate forecasts of our country. Still, Prime Minister is saying 2022 is a wonderful year. Point number 5. Consistent high unemployment. As per CMI unemployment rate, as on December 26, 2022, the unemployment rate in our country is 8.6% and in urban areas it is 10%. In 2011-12, it was 2.2%. Modi government's policy had changed our demographic dividend to demographic disaster. Still, Prime Minister is saying 2022 is a wonderful year as far as Indian economy is concerned. Point number 6. Consistent high retail inflation. Retail inflation remained above RBI's tolerance band of 2 to 6% throughout 10 out of last 11 months. RBI's inflation forecast for the current financial year is 6.7%. When milk prices itself is increased 5 times in a year, in the year 2022, and from today only it was increased by rupees 2 per litre by Mother Dairy, it is bound to happen. In the last 200 plus days, crude oil prices were reduced by $32 a barrel, and no benefit was passed to the final consumer. Then consistent high retail inflation is no surprise for us. Point number 7. Low growth in export and high trade deficits. There is a consistent low growth in export throughout the year, and we had as a result, we had a high trade deficit. Modi ji, based on all above 7 points, is the year 2022 a wonderful or dreadful? Please guide us. Please advise us. Are we supposed to say thank you, Modi ji, for this? Please let us know. Are we going to beat the thalis and say, are we going to clap for you? Are we going to light a candle for this eventful or dreadful year as far as Indian economy is concerned? Please guide us, Modi ji. So this is about I can say a summarization of Indian economy as far as the year 2022 was concerned. And I had made very simple 7 points and raised a very simple 7 questions out of these 7 points to the Modi government. So friends, I am open for Q&A. If you have any, I will try to answer. देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मनोस्थिति है ना, वो ऐसी हो गई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। उन्होंने कई प्रयास किए, हर प्रयास में देश के लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जितना उन्होंने गलत प्रयास किए, उतने ही अधिक लोग जुड़ते गए। हम तो ये यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, लोगों के मन से नफरत मिटाने के लिए कर रहे हैं, लोगों के मन से ईर्ष्या घृणा मिटाने के लिए कर रहे हैं, भारत को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। और बार बार मैंने आग्रह किया, मोदी जी अभी भी यात्रा खत्म नहीं हुई है, आइए आप तिरंगा हाथ में लीजिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलिए। 3 घंटे, ज्यादा नहीं, 3 घंटे, ज्यादा नहीं होगा आपसे। पैर में छाले पड़ेंगे, सर्दी जुकाम का भी डर रहेगा। हम नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री को कोई तकलीफ हो। 3 घंटे चलिए, तिरंगा थामना पड़ेगा मोदी जी, ये एक प्री कंडीशन है। तिरंगा थाम के चलिए, आपके मन से सब ये जो गलत विकार है ना, ये सब निकल जाएंगे जब तिरंगा हाथ में होगा। और जब समस्त लोग जोड़ने की बात करेंगे, कोई तोड़ने की बात नहीं करेगा, आपके मन से विकार मिट जाएंगे। आपके साथ में
आपके कैबिनेट के सहयोगियों को भी लाइए, उनको 3 घंटे मत चलाइए, अमित शाह साहब को 15 मिनट, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है, पर 15 मिनट में उनको फायदा मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। अमित शाह साहब, स्मृति दीदी को 5 मिनट फायदा मिलेगा। चलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 5 मिनट दीदी चलिए, आपके मन से जो ये घृणा है, ये उठ पटांग के आप ट्वीट करते हो, सब बंद कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये जोड़ने की बात है। जब लोग वहां पे जोड़ने की बात करेगा, जब सब लोग वहां पे तिरंगा लेके चल रहे होंगे, जब चारों तरफ भारत माता की जय के उद्घोषण होंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, आप ये सब जो शर्ट, पैंट, जूते, कपड़े, कंटेनर, इन सब से आप ऊपर आ जाओगे और फिर इसकी बात करोगे कि महंगाई कैसे कम की जाए, रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, झूठ कैसे खत्म किया जाए, इकोनॉमी से भी और वार्तालाप में भी। तो चलिए, और हम तो आपको कहेंगे मोदी जी, आपने हमारे लोगों का तो अपमान किया, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। उस अपमान के बाद भी हम कह रहे हैं हमारे नेतृत्व में चलिए। राहुल गांधी जी आधी बाह का शर्ट पहन के आगे चलेंगे, मोदी जी आप पूरा स्वेटर पहनना, हम कोई आपको कंपेयर नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस का कोई आदमी ट्वीट नहीं करेगा आपकी फोटो, आप पूरा स्वेटर मफलर डाल के चलिए, 3 घंटे चलिए मोदी जी, सब विकार खत्म हो जाएंगे तिरंगा हाथ में लेके। ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। कभी बोलते हैं वहां क्यों गए, वहां क्यों नहीं गए, मैं तो बोलता हूं अटल जी की समाधि पे भी गए। मोदी जी आपने तो उनकी नीतियों का, नेतृत्व का, उनके व्यक्तित्व का अपमान किया 8 साल तक। पिछले 8 साल में जब आप हमेशा बोलते थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वे वाजपेयी जी भी थे उस 70 साल में, रोज अपमान करते थे उनका। हमने तो आपके जो आपने दोष किया उसकी क्षमा मांगने हमारे लीडर गए अटल जी की समाधि पे कि अटल जी हम मोदी जी की तरफ से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि रोज मोदी जी ने आपका अपमान किया, आपकी नीतियों का अपमान किया, आपके नेतृत्व का अपमान किया, आपकी सोच का अपमान किया। और कारण क्या था अपमान करने का? क्योंकि अटल जी ने कहा था मोदी जी को अहमदाबाद में राजधर्म निभाओ, राजधर्म। तो वो ठेस है मोदी जी, ये ठेस वेस सब खत्म हो जाएगी। घृणा, नफरत, द्वेष, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब खत्म हो जाएगा। 3 घंटे चलिए, आप कहेंगे जहां पे आपकी व्यवस्था की जाएगी, आपके लिए आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और मैं इंश्योर करता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको उचित सम्मान मिलेगा। तिरंगा उठा के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलिए, और जितने कैबिनेट के 2-3 लोग तो मैंने बताए, बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, कोई हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैंने कहा ना, समस्या उनको अब समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। कभी वहां जूते क्यों पहने, वो इतने रुपए के जूते क्यों पहने, सर्दी क्यों नहीं लगती है तुमको, सफेद टी शर्ट क्यों पहना, कंटेनर में कैसे रहते हो, खाना क्या खाते हो, 32 किलोमीटर रोज कैसे चल लेते हो, सारे सवाल उठाए ना हम एक से भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि हम सच के साथ जोड़ने की यात्रा कर रहे थे। अभी फिर उठाया कि वहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों गए। अरे आप तो अपने ही नेताओं के अपमानित कर रहे हो, रोज अपमान करते हो। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वाजपेयी जी का बेचारे का अपमान रोज हिंदुस्तान सहता है। जब मोदी जी बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 7 साल तो वाजपेयी जी के थे, इसका मतलब वाजपेयी जी और आडवाणी जी कुछ नहीं कर रहे थे, ये मोदी जी रोज कहते हैं। अब हम वाजपेयी जी के लिए, वाजपेयी जी के सामने उनके दोषों के लिए क्षमा मांगने गए, तो अब कह रहे वहां क्यों नहीं गए। अरे वहां भी चले जाएंगे मोदी जी, आप आइए यात्रा में, आपको लेके चलेंगे, वहां जाके आपको भी लेके चलेंगे। हम कोई आपको ये थोड़ी मानते हैं कि आप दुश्मन हो, हमारे मन में है ही नहीं वो बात। हम तो मोदी जी बार बार आपको ये भी कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, चीन को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, नाम लेके ललकारे, हम आपके साथ खड़े हैं मोदी जी, आप देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पर आपको पता नहीं क्या डर लगता है।
ये डर भी मिटेगा भारत जोड़ो यात्रा में। जब आपको पीछे 2-2, 4-4, 5-5 लाख लोग पीछे चलते हुए दिखेंगे ना मोदी जी, तो फिर आपको लगेगा हिंदुस्तान आपके साथ चल रहा है। तो आपको ये जो चीन का नाम लेने से जो भय है ना, वो भी मिट जाएगा। भय, नफरत, घृणा, द्वेष, ये सब खत्म होते हैं। 3 घंटे यात्रा में चलिए, यात्रियों के साथ भोजन करिए, आपके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद आप यहाँ आ जाइए। पर कंडीशन एक है मोदी जी, तिरंगा तो हाथ में लेना पड़ेगा, उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। आप कोई दूसरे झंडे ले आओ, नो, तिरंगा लेके राहुल जी के नेतृत्व में चलना पड़ेगा। 3 घंटा चलिए, बहुत आत्मिक शांति भी मिलेगी, देश के लिए सुविचार आएंगे। और ये जो दिन भर ये चलता रहता है ना कि आज क्या करूं, आज कैसे आज टीवी में क्या चलवा दें, आज अखबारों में क्या छपवा दें, आज सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड करा दें, आज कैसे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसको कैसे और चलाए, ये सब भाव मिट जाएंगे। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा? रोजगार बेरोजगारी, महंगाई सस्ती वाड़ा, महिलाएं, यूथ, ये दिमाग में आना चालू हो जाएगा। और जिस दिन ये दिमाग में आएगा, भारत में पुनः 9%, 10% की जीडीपी ग्रोथ आ जाएगी। जिस दिन 9%, 10% की जीडीपी ग्रोथ आएगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11-12 में 2.2% थी, वो पुनः स्थापित हो जाएगी। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको असिस्ट करेंगे, आखिर हम एक ही देश में रहते हैं। तो ये आप इन चीजों से ऊपर उठिए। अब 22 में एक रेजोल्यूशन लीजिए मोदी जी, पूरी कैबिनेट को आप लेके अपने घर बुलाइए और गंगा जल लेके सबको रेजोल्यूशन दिलवाइए कि अब हम कुछ भी सांप्रदायिक द्वेष, एक दूसरे के प्रति घृणा, धर्मों के प्रति भेद, ये सब मिटा देंगे। तो आपको अच्छा लगेगा। हिंदुस्तान में इतना लोगों के बीच में जो प्यार है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये इनमें मत से पड़ी है आपकी कौन कहां गया। मैं तो उनको कह रहा हूं, हम वहां नहीं गए ना, मोदी जी आ जाइए, अब अपन सब मिलके वापस हैदराबाद चलते हैं। और माननीय नरसिम्हा राव साहब जो वास्तविक रूप से जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिनकी सरकार में हुआ, जिन्होंने पूरे देश के आर्थिक तंत्र को हिलाया, जिसका फायदा आज भी हम लोगों को मिल रहा है, जो नई मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आप क्यों इसमें पड़े हो? वापिस आपको कहना है नहीं, एक बार वापिस चलो वाजपेयी जी के, वापिस चलेंगे। वापिस इंदिरा जी के पास आपको भी लेके चलेंगे, राजीव जी की समाधि पे भी आपको लेके चलेंगे, बापू की समाधि पे भी आपको लेके चलेंगे। और सिर्फ वो फोटो वाले के लिए नहीं वहां बैठेंगे आधा घंटा और सोचेंगे कि बापू ने जो कहा वो हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं। सोचेंगे कि आपकी पार्टी के जो लोग जो बापू को सरेआम गालियां देते हैं और जिनको आप कभी बोलते हो मैंने मन से माफ नहीं किया, मुंह से माफ कर दिया, ये अलग अलग तरह की माफिया मेरे समझ में किसी को नहीं आती, देश में किसी को समझ में नहीं आती। मैं ये कहता हूं कि मेरे आधे हृदय ने आपको माफ कर दिया, आधे हृदय ने अभी तक नहीं किया। मेरे तो हृदय तो एक ही है। मैंने मुंह से माफ कर दिया आपको पर अपने आचरण से नहीं किया, ये क्या तरीका? हम तो एक ही ह्यूमन बीइंग है ना, क्या हमारे अंदर भी 100-200 ह्यूमन बीइंग है? हम तो एक ही, हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में तो हमें तो एक व्यक्ति बनाया गया है। तो उन लोगों को भी मोदी जी लेके आइए, जिन लोगों ने बापू का अपमान किया उनको राजघाट पे बैठाइए और उनके साथ कीर्तन कीजिए, भजन गाइए, 1 घंटा भजन गाइए। सारे ये बापू को जो गालियां, बापू तो माफ करते हैं, बापू तो वही माफ कर देंगे आपको। और वो उनके यहां पे मन से माफ कर दिया, मुंह से नहीं किया, वो बापू का सिस्टम नहीं है। वो तो माफ करते हैं, जो भी उनको गाली भी बोलता है उसको माफ करते हैं। पर आप रियलाइजेशन कीजिए, दिस इज ए टाइम फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये करिए मोदी जी। 22 चले गया है, देश अगले साल दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश हो जाएगा, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देश में होगी। दुनिया के प्रति हमारा कर्तव्य है, देश के नौजवानों के प्रति हमारा कर्तव्य है। हम देश के नौजवानों को ये नहीं कह सकते कि हम आपको रोजगार नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते। अगर हम उनको रोजगार नहीं दे सकते तो हमें सत्ता में एक क्षण भी बैठने का अधिकार नहीं है। हम हमारे डेमोग्राफी डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील नहीं कर सकते। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी,
उनकी पत्नी मेरी को जितना मेरे को ज्ञान है चुनाव जीती भी। अब वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसको कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने खुल के अपनी पत्नी के लिए प्रचार भी किया, उन्होंने कई बातें कही। तो अब उनके बारे में अब कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। वो क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलें। अब वो उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही बता दिया, कोई बात नहीं, बता दिया। तो हमारे मन में यही तो अंतर है। हम कोई गाली थोड़ी कि अब जडेजा को बॉयकॉट करो, नहीं। क्यों करो भाई, क्यों करो? यही तो अंतर है हमारे और उनकी सोच में। ट्रेंड हैशटैग बॉयकॉट डैश डैश डैश, भाई उनका एक पॉलिटिकल उनकी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने उस आइडियोलॉजी को पकड़ा और उसके साथ आगे बढ़े। अब वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस आइडियोलॉजी का एक समर्पित सिपाही घोषित कर दिया। तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं उनको भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मानता हूं, जिसको क्रिकेट खेलना भी आता है, बस। देखिए, देखिए जिन सज्जन ने जो बात कही उनके बारे में मैं विस्तार से बोलूंगा तो आधा पौन घंटा लग जाएगा। पर जहां तक रॉबर्ट वाड्रा और जो उन्होंने आरोप लगाए उसके बारे में एक विस्तृत प्रेस वार्ता आज सुरजेवाला जी और पवन खेड़ा जी करेंगे। उसमें एक बिंदु का 4 बजे सिलसिलेवार जवाब देंगे। पर उनका 8 साल में बस सवाल एक छोटा सा है, उस मैं वहीं पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि विस्तृत प्रेस वार्ता में एक बिंदु का उत्तर दिया जाएगा। 8 साल में आपने क्या पाया, एक बार देश को ये बता दीजिए। बार बार कभी बोलते हैं वहां पे ये हो गया, लंदन में ये हो गया। एक बार इन्होंने मेरे से जो सज्जन है उन्होंने बोला कि 8 वहां पे मकान है। मैंने बोला एड्रेस बताओ, पूछा था मैंने एक बार, बताओ एड्रेस, चुप। यही तो मैं इन जो ये सज्जन है जो समाजवादी पार्टी से अभी यहाँ आए हैं, इनसे मैं कहता हूं इनको भी जरूरत है, क्योंकि ये गाली गलौज बहुत बोलते हैं। ये गाली गलौज डिबेट में बोलना, अपशब्द बोलना, ये सब मिट जाते हैं जब आप 3 घंटे यात्रा में चलते हो। ये बहुत प्रॉब्लम्स का, बहुत डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स है, फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स है, ये सब मिट जाती है। चलो तो सही, और विस्तृत प्रेस वार्ता हम करेंगे। पर सवाल एक ही है कि 8 साल में आपने क्या जांच करी, उस जांच में क्या पोजीशन है। 8 साल पहले कहां थे, आज कहां है? आप पाएंगे कि वहीं के वहीं खड़े हैं। जस्ट पॉलिटिसाइजिंग द मैटर डजंट गिव एनी आंसर टू द इश्यू। आपको जब लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी विशाल रूप लेती जा रही है, हर शहर में अगले शहर से ज्यादा भीड़ हो रही है, पिछले शहर से ज्यादा भीड़ लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, ध्यान रहे ये भाड़े के लोग नहीं है, ये वो लोग हैं, ये देश के वो युवा है, देश की वह महिलाएं हैं जो वास्तव में भारत को जोड़ने के लिए इस यात्रा में शरीक हो रही है। तो इस भीड़ से बौखलाकर, लोगों के जन समर्थन से बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी आगे और करेगी, अगले 10-15 दिन और करेगी। मैं आपको अभी बता रहा हूं, इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगेंगे, और फिर जिस तरह विनोद राय माफिया मांगता घूम रहा है, ये भी माफी मांगेंगे, ये भी बता रहा हूं। मेरे को पूरा पता है भारत की, और हमें पूरा विश्वास है भारत की कानूनी व्यवस्था पर। माफिया मांगते घूमेंगे। पर आज जो ये कह रहे हैं ना, उसके बारे में हमारा तो एक ही सवाल है कि 8 सालों में क्या आप कहां थे इन आरोपों पे, और 8 साल में क्या छानबीन हुई, वो देश को बताए। विस्तृत सिलसिलेवार इस प्रेस वार्ता का उत्तर हम 4 बजे एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें।